अभी भी जो गतिविधियां हैं वो बंद नहीं हुई है। ईरान में अमेरिका का विरोध हो रहा है। प्रदर्शन के बीच ईरान का मिसाइल अटैक, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो देखिए, कल जैसे उसने कहा था कि शुरुआत आपने की है, अंत हम करेंगे, इसी तरीके से एक तरफ जुबानी जंग तो चल ही रही है और अब जो है ये तस्वीरें, प्रदर्शन के बीच मिसाइल लॉन्च किया गया है। तो राजेश जी देखिए, ऐसी स्थिति में जब भी इस तरीके का नियर टू ये वॉर सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है, और ऐसे में इस तरीके की गैदरिंग्स पर और ज्यादा खतरा होता है, खतरा मंडराता है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया। देखिए, आप जो कह रही हैं कि वहाँ पर सड़कों पर लोग जमा है, वो शोक बना रहे हैं, यानी लाखों लोग सड़क पे हैं। ऐसे में अगर ईरान पे कोई हमला होता है, मान लेते हैं कि तेहरान में सड़क पे लाखों लोग हैं, वहाँ पर अगर इजराइल और अमेरिका की तरफ से अगर कोई मिसाइल आके गिरती है तो वहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी हत्या हो सकती है, उनकी जान जा सकती है। एक तो डर ये है, दूसरा ये है कि ये ईरान बार बार दिखा रहा है इन मिसाइल्स के हमलों से कि वो कमज़ोर नहीं पड़ा है। वो ये कह रहा है, वो दिखा रहा है कि हमारी जो लीडरशिप है वो चली गई है, लेकिन हमने उसे रिप्लेस कर दिया है। हमारे पास नया कमांडर इन चीफ है, हमने घुटने नहीं टेके हैं, हम इजराइल और अमेरिका से नहीं डरते हैं। हालांकि इसके पीछे का कारण भी बहुत साफ है कि इजराइल ईरान कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, उसके पास खुद की अपनी आर्म्स एंड एमुनिशंस की पूरा का पूरा जखीरा है, बहुत ताकतवर देश है, पैसे वाला देश है, तेल के खून है उसके पास, यानी कि वो मिलिशिया ग्रुप्स है उनके साथ, जैसे हिजबुल्ला है, हमास है। ठीक है राजेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। इस बीच देखिए किस तरीके से वहां पर जो है हाहाकार नजर आ रहा है, मातम। لبیک سربازان و رزمندگان اسلامه و ادامه خواهد داشت تا انتقام خون همه شهیدان، تا انتقام خون امام شهیدان رو بگیرن. مردم اصفهانی های عزیز، همراه با این موشک هایی که داره فرستاده میشه، مرگ بر آمریکا! حرفشون که در آسمان اصفهان می‌بینید، لبیک سربازان و رزمندگان اسلامه و ادامه خواهد داشت تا انتقام خون همه شهیدان، تا انتقام खून इमाम शहीदों को तो आपने सुना राजेश जी किस तरीके से यहाँ पर हाहाकार मचा है और इसकी निंदा भी देखिए वर्ल्ड वाइड हो भी रही है, क्योंकि जब हम बैठकर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है ये तस्वीरें दिखाती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, मिडिल ईस्ट के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए यहीं से ऑयल का जो है सप्लाई होता है, तो बेशक यहाँ पर अरब देशों के बीच में और ये जो कंट्रीज हैं इनके बीच में टकराव है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड वाइड पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और जब ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर उनके ऊपर हमला होता है तो वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को वो रोक देंगे और वहाँ से 30% कच्चा तेल दुनिया का और 20% गैस वहाँ से गुजरता है, तो जाहिर है वहाँ पर उसका जो असर पड़ेगा इस हमले का और ये जो युद्ध चल रहा है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और कच्चा तेल अगर पूरा सप्लाई नहीं होता, मान लेते हैं कि अब ईरान में अभी अनरेस्ट है, वहाँ पर वो जितना तेल पहले वो मार्केट में सप्लाई करता था, वो सप्लाई चेन जो होगा वो अमेरिका से ईरान से अब पहले की तरह नहीं होगा। तो क्या होगा, कच्चा तेल की कीमत बढ़ेगी। एक तरफ वेनेजुएला जो है जहां कच्चा तेल का सबसे बड़ा भंडार है पूरी दुनिया का, वो अब अमेरिका कब्जे में है, तो अमेरिका की मर्जी से वहां से तेल प्रोड्यूस होगा और दुनिया को मिलेगा। तो आने वाले वक्त में अगर ये खिंचता चला जाता है ये युद्ध, तो जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया की उस पर असर पड़ेगा, मिडिल ईस्ट पर भी पड़ेगा, पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा। और अभी मैं एक बयान देख रहा हूं, उसमें चीन की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो सैन्य कार्रवाई इसे रोक दिया जाए। तो चीन और रूस, पूरी दुनिया की निगाहें चीन और रूस की तरफ है कि उनका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन देखिए 8:15 पर कल वो हमला होता है, 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है प्रेरणा, लेकिन चाइना और रूस की तरफ से कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव डाल सके। मतलब साफ है, चीन को अपने से मतलब है, अपनी इकोनॉमी से मतलब है। बात अगर रूस की करें, पुतिन की करें, तो पुतिन ने खुद ही युद्ध शुरू कर रखा है, 4 वर्ष हो गए हैं यूक्रेन से वो युद्ध कर रहे हैं, तो उनके पास वो चेहरा नहीं है कि वो दबाव डाल सके ट्रंप से।
तो अब जो स्थिति ये है कि ये जो युद्ध कब तक चलेगा, तो वो ईरान में जो नई जो लीडरशिप आई है और जो अंदर में उनके पास जो ताकत, मिलिट्री ताकत जो बच गई है, उस पर डिपेंड करेगा। पहले भी और आज भी, अभी भी जो बयान आया है थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का, वो यही कह रहे हैं कि अगला जो हम हमला करेंगे पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। और जाहिर है ईरान के ऊपर जो हमला आने वाले वक्त में होगा वो ज़्यादा भयानक हो सकता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका, उनकी ताकत नहीं कम हो रही है। तो कुल मिलाकर ये अब डिपेंड कर रहा है कि ईरान कब तक इसी स्टेज में डटा रहता है, कब तक उसके पास वो क्षमता जो उसने बीते 6 महीने में तैयारी करके बनाई है, पहले से भी बनाता आया है, वो कब तक टिकी रहती है। अब पूरा सिनेरियो उसी पर निर्भर कर रहा है। ये उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ, उनके पास जो मिलिट्री माइट है, जो ताकत है, सैन्य ताकत है, वो उनके पास कितना बच रहा है। हम यही जानते हैं कि उनके पास मिसाइल्स का पूरा जखीरा है, लेकिन वो कितने हैं उसकी भी एक लिमिट होगी, क्योंकि अब वो जो मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो तो हो नहीं रहा होगा, आप उतना बना नहीं पाएंगे। अभी तो आप अपने आप को संभालने में ही लग गए हैं। तो जो ताकत ईरान के पास है या उसके जो मित्र देश हैं वो उसको सपोर्ट कितना करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। दिख नहीं रहा है, और ऐसे में हो सकता है कुछ दिनों का वक्त लगे, धीरे धीरे ये मामला खत्म हो जाएगा और युद्ध ये रोक दिया जाएगा। एक फेस सेविंग फार्मूला निकाला जाएगा और बातचीत के जरिए इसे रोक दिया जाएगा। लेकिन आज की डेट में, अभी का जो वक्त है, उसमें ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है और दिखाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को कि वो इस हमले से नहीं डर रहा है। पूरी की पूरी उनकी लीडरशिप बर्बाद हो गई है, लेकिन उसके बाद भी ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा है और रात भर हमले होते रहे। और अभी थोड़ी देर पहले भी, जैसा आप कह रही हैं, इजराइल में सायरन बज रहा है वहां तेल अवीव के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मिसाइल्स को उन्होंने देख लिया है, उन्होंने ड्रोन्स को देख लिया। हालांकि उनके पास आयरन डोम है, उन्होंने उसे हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, धरती पर इजराइल के वो नहीं गिरे होंगे, लेकिन हमला तो हो रहा है ना। बिल्कुल, मिसाइल्स तो दागे जा रहे हैं। फेस लॉस होने के बावजूद भी ईरान में अभी भी वो पावर जो है वो कायम है, दिख रही है। और ये पहले से मालूम था। वेनेजुएला का जो एग्जाम्पल था पूरी दुनिया के सामने, वो एक छोटा सा देश था, उनके पास कच्चा तेल का, गैस का भंडार था, बस उनकी पूंजी यही थी। और उनके राष्ट्रपति को एक दिन हमला करके डोनाल्ड ट्रंप पकड़ करके अमेरिका ले आया, जेल में डाल दिया। तो उन्हें यह लग रहा था कि उन्होंने जब मादुरो को पकड़ लिया, वेनेजुएला में कर लिया, और दुनिया में किसी ने कुछ नहीं किया, चीन ने कुछ नहीं किया, अमेरिका रूस ने कुछ नहीं किया, तो उनका जो मन था वो लगातार वो बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो ईरान में भी वो आसानी से कर पाएंगे, और सच तो यही है कि उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल, वही वो जिंदा तो नहीं पकड़ पाए खमनेई को, लेकिन मौत तो उन्होंने दे ही दी, खमनेई को पूरी लीडरशिप को दे दी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो रिजीम बदल देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। अगर परमाणु कार्यक्रम को ईरान चलाता रहता है तो वो उन्होंने कर दिखाया है। बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर गए थे और पहली बार उन्होंने खुलकर कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन अब ये जो पूरा सिनेरियो है, इसका इंपैक्ट भारत पर कैसे पड़ सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की मित्रता ईरान से भी है। चाबहार पोर्ट हमारा बेस्ट एग्जांपल है। हमारी मित्रता ईरान से भी है, हमारी मित्रता इजराइल से भी है। और भारत एक ऐसा देश रहा है कि जब से इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, हम किसी गुट में नहीं रहते हैं। हमारी दोस्ती रूस से हमेशा से रही है, बुरे वक्त में हमारे साथ रहा है, लेकिन अमेरिका से भी हमारी दोस्ती उतनी ही है जितनी अब रूस से है। तो भारत हमेशा से नॉन अलाइंड रहा है। जब कोल्ड वार सिचुएशन होता था यूएसएसआर में और यूएसए के बीच में, उन दिनों कोल्ड वार के जमाने में, तब भी भारत किसी एक गुट में नहीं रहता था। और ठीक है राजेश जी, आप बात पूरी करिएगा। बहरीन में होटल पर ड्रोन अटैक हुआ है, ईरान ने क्राउन प्लाजा होटल पर हमला किया है। तो देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि ईरान अभी भी डटा हुआ है उसी शक्ति के साथ। बेशक उसका जो जखीरा है वो हर बीते वक्त के साथ कम होता जा रहा है, लेकिन अभी ये तस्वीर सामने आ रही है कि ईरान एक एक करके ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। बहरीन में होटल पर ड्रोन अटैक किया गया है, ईरान ने क्राउन प्लाजा होटल पर हमला किया है। राजेश जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अभी जो इस हमले की जो जानकारी आई है, उससे मुझको प्रेरणा ये लग रहा है कि ईरान को इतना तो पता है, जो उनकी नई लीडरशिप है, जो कमांडर इन चीफ है, उनको ये पता है कि ज्यादा वक्त तक वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो उनके पास वक्त है, जितना उनके पास जखीरा बचा हुआ है, वो अमेरिका के इंटरेस्ट पे, यानी जहां जहां एयर बेसेस हैं, नेवल बेसेस है, जहां उनके अड्डे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के और इजराइल के, ज्यादा से ज्यादा वो हमला कर लें और ज्यादा से ज्यादा बर्बादी या बदला वो लेना चाहते हो वो कर लें। तो जो अभी 2-3 दिनों का वक्त उन्हें मिलने वाला है, जितना उनके पास ताकत बचा हुआ वो लगाते रहेंगे। उन्हें पता है कि जो होना था वो हो गया है। आपको लीडरशिप को खत्म करना था, आपने खत्म कर दिया। अब ईरान की जनता का कत्लेआम तो अमेरिका करेगा नहीं, वो तो यही करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा जो नई लीडरशिप आई है
उनका जो बेटा है जो मुज्तबा खमनी, उन पर भी हमला कर सकते हैं। कोशिश यही होगी इजराइल और अमेरिका की, जैसे हिजबुल्लाह के नई लीडरशिप आती थी वहाँ लेबनान में, वो उसे मार देते थे। तो ईरान की जो नई लीडरशिप आई है उसे मारने की कोशिश करेंगे, और इस हद तक ऐसा करेंगे कि एकदम घुटनों पर आ जाए ईरान और कह दे कि हम अब लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है उसका एंड सिनेरियो यही होता हुआ दिख रहा है। यही लग रहा है। अंत में अगर लड़ाई से थक जाएगा ईरान तो वो ये कह देगा कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए हम तैयार हैं, हम जो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट कर रहे हैं हम उसे रोक देंगे, जैसा आप कहते हैं, आइए बातचीत करते हैं और हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, उसके बाद वहां शांति हो जाएगी। लेकिन कब थकेगा ईरान, क्या वो मानेगा, तब तक कितनी तबाही हो सकती है, ये इस वक्त बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है ये जो कुछ भी हो रहा है। और अगर हम इजराइल के पर्सपेक्टिव से सोचें कि जब ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, अब इजराइल का अगला कदम क्या हो सकता है? इजराइल बार बार वो वहाँ से वो ड्रोन्स डालेगा, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बाकी जो मिसाइल्स हैं वो दागेगा। लेकिन देखिए नुकसान की अगर हम बात करें तो जो अमेरिका के जो मित्र देश हैं या जो उनके इंटरेस्ट है खाड़ी के देशों में जहाँ पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, जैसे आपने कहा बहरीन में किया, दुबई में किया, तो उन जगहों पर उतना नुकसान अमेरिका का और इजराइल का नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है, वो हवा में ही न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं है। ईरान मिसाइल्स तो चला सकता है लेकिन मिसाइल्स को वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। जो तस्वीरें हम कल से देख रहे हैं, पूरी की पूरी बर्बादी वहां हो रही थी। कल पूरा दिन वैसे ही चलता रहा, रात भर हमला होता रहा। तो अगर अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगला जो हमला होगा वो पहले से ज्यादा बड़ा होगा, तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि अगर एक साथ अगर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर दाग देता है इजराइल और अमेरिका ईरान के अलग अलग शहरों पे, तो हो सकता है कि वहां जो स्थिति हो कल से ज्यादा खराब हो, बदतर हो। तो अगर ऐसा होगा तो ईरान को सोचना पड़ेगा कि लड़ाई लड़े या ना लड़े। बिल्कुल, लेकिन तैयारी भी पूरी है। अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया गया है, वहीं से लड़ाई हो रही है, वहीं से शुरू हो चुकी है। और ये साफ है कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, जो बोल रहा है वही करके दिखा सकता है अमेरिका। और मुझे याद है, ये डिस्कशन राजेश जी लगातार हम कंटिन्यू करेंगे।